अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, सियासी बहरान जो है वो आईनी बहरान में बदल चुका है। आईनी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और जो मुल्क में और मुल्क से बाहर बैठकर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किसी को अपनी मर्जी का जज चाहिए, किसी को अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए, और अगर इनकी मर्जी के जजेस इनकी मर्जी का इंसाफ नहीं आता तो फिर वही हालात हो रहे हैं जो कि हो रहे हैं। इन सब के अलावा अगर बात की जाए मईशत की तो बहुत ही बुरे हालात हैं। अवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो वादे किए थे अवाम के साथ कि वो 50% सब्सिडी देंगे पेट्रोल डीजल पे, वो वादे तो वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जो आलमी मार्केट में कीमतों में कमी हुई है, ये तेल की कीमतों में, अवाम को हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया और बहुत ही बुरे हालात हैं मईशत के। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम वहाँ पे आटे के हुसूल के लिए लोग मर रहे हैं वहाँ पे, और इनको जो आईनी और सियासी बहरान उसमें भी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब इस पर आगे चलकर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो SPI रिपोर्ट है इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट भी बता दें, और ये जो पिछले साल और इस साल महंगाई का मवाजना भी थोड़ा सा कर दें कि उसमें क्या फ़र्क आया। अच्छा देखें, इस मार्च से और पिछले मार्च में अगर मैं चला जाऊं तो आप देखेंगे कि आप शायद पिछले मार्च में कहीं जन्नत में रहते थे। ये हुकूमत, जो करंट हुकूमत है, ये खुद मान गई कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और इसके तहत जो है वो कोर इन्फ्लेशन होती है, यानी अफरात ज़र, और इसकी इन्फ्लेशन रेट यानी 6 दिहाइयों में इतनी ज़्यादा अफरात ज़र कभी नहीं हुई थी। अफरात ज़र का मकसद आसान से समझ लें कि जो मुर्गी आपको तकरीबन 250 और 300 की मिलती थी, अब आपको 900, 1000, 1100 रुपये में मिलेगी, और मज़ीद ये बढ़ती जा रही है। फूड इन्फ्लेशन की हालत ये, यानी जो खुराक की इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा तजावज़ करने जा रही है। और यही जो मार्च में अगर आप देख रहे थे तो जो दालें आपको तकरीबन 150 रुपये और 200 रुपये में मिलती थी, अब आपको 500 से और 600 और 700 रुपये में मिल रही हैं। अब आप, अगर मैं आपके साथ ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर मैं रिपोर्ट्स का जायजा ले लूं, और हमारे सामने रिपोर्ट्स पड़ी हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, जिसे SPI कहते हैं, इसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 46.65% तक पहुंच गई। इसके मुताबिक महंगाई की शरह जो है वो 31 पॉइंट पर पहुंच गई। जी ठीक है। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो बताएगा कि ये जो आईनी तौर पर 90 रोज में इलेक्शन करवाना तो तय है, अब अगर ये फुल कोर्ट ही आपको इलेक्शन करवाने की कह दे, फैसला दे दे कि इलेक्शन करवाएं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और अगर यही 3 रुकनी बेंच ही चलता है और वो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप बाइकआउट करेंगे? क्योंकि बातें तो आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि बेंच का बाइकआउट करना चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, ये 3 रुकनी बेंच नहीं है, ये एक साजिश का ताना बाना है। जब उनके ब्रदर जजेस ने ये कह दिया कि ये हम डिसमिस करते हैं एप्लीकेशन जी, तो फिर 3 आदमी को ये हक और जवाज नहीं बनता कि वो 4 लोगों के फैसले को रद्द कर सके। और ये इनडायरेक्ट 184(3) है, ये डायरेक्ट 184(3) नहीं था। और फिर सबसे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट को, इस बेंच को चाहिए कि वो एहतराम करें अपने दीगर बेंचों के फैसलों का। 3 रुकनी बेंच, जिसमें अमीनुद्दीन साहब और मोहतरम शाहिद वहीद साहब और कादी फाइज ईसा ने ये हुक्म तनाई का ऑर्डर दिया कि जब तक नए कवानीन नहीं बन जाते 184(3) में जी, उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब ना कोई 184(3) के केस चला सकते हैं, ना कोई प्रोसीडिंग हो सकता है। उसके बावजूद ये बेंच कैसे बना रहे? वो ऑर्डर इन ऑपरेशन है, सर्कुलर से किसी जजमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। मैं वकील हूँ, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ जो ऑर्डर होता है बेंच का वो डिफरेंट चीज होता है और सर्कुलेशन डिफरेंट चीज होता है। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने कह दिया बाइकआउट क्या है, उन्होंने कहा हम बेंच को नहीं मानते, इसके ऑर्डर को नहीं मानते। ये कोई आसमानी सफात थोड़ी है। और ये सबसे ज्यादा ये इनको हमदर्दी पाकिस्तान से, जमहूर से आइन के, क्या पार्लियामेंटेरियन को नहीं है? जिन पार्लियामेंटेरियन को बैठ के गाली दिया जाता है कि हम जेल जाते हैं और आके तकरीर करते हैं, तो अगर इनको शौक है जेल जाने का, ये भी जाए। हमने रोका है किसी को जेल जाने? अच्छा निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए, इनके जेल जाने के दिन आ जाए। इनको ये हक किसने दिया कि ये पार्लियामेंटेरियन को जेल जाने की बात ताने देते हैं? हाशमी साहब, अच्छा लगता है जेल जाना, जाए,
हमने नहीं रोका है, कबूल ने अपनी सारी जुर्म और चले जाए खुद जेल। आप फरमाइएगा सर, ये जो इलेक्शन की बात हुई थी 30 अप्रैल की डेट फाइनल हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर कहां गया? और अभी जो बायकॉट की बात की है, ये 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला जो है उसकी इज्जत उस तरह नहीं होनी चाहिए थी, क्यों उसको माना नहीं गया? और आप जो बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई, जरा आप अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप जाकर के ऑर्डर शीट को देखें। जस्टिस अमीरुद्दीन साहब ने कहा है कि जो 1 मार्च को जो बेंच बैठी थी और 15 मार्च को, उसमें ऑर्डर शीट पे साइन ही नहीं हुआ, सारे जजों की कंसल्टेशन ही नहीं है, अगर साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भेज दिया स्टाफ ने इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप इलेक्शन की तारीख पे दें, और उन्होंने जो तारीख दी उस पे साइंड नहीं है, सीन एंड साइंड नहीं है। नंबर 2, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं 90 दिन की, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मेरे भाई 90 दिन बनता है 12 अप्रैल को, 12 जनवरी को असेंबली तोड़ी गई तो 12 अप्रैल को 90 दिन बनता है, तो होना चाहिए 90 दिन के अंदर। मगर जब 30 अप्रैल की तारीख दी जाती है तो ना सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज करता है, ना ही सदर पाकिस्तान उस पर एतराज करते हैं, कोई एतराज नहीं करता है। घंटा होता है, 90 दिन गुजर गया तो गुजर दिया, अब 90 साल गुजर जाए या 90 हफ्ते गुजर जाए। हाशमी साहब ये फरमाइएगा, आइन की पामाली याद नहीं थी जी, मैं 18 दिन बाद का डेट दिया गया है जी। दूसरी बात, हमारे सूबों में ये एतराज उठाया गया है कि सेंसस हो रहा है, मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो जनाब इस बेंच के ख्वाहिश पे हम इलेक्शन करवा दें, आइन की वो भी प्रोविजन। सारी बातें दुरुस्त हैं, सारी बातें दुरुस्त हैं सर, सारी बातें दुरुस्त हैं। आपने एक बात ये की कि जो है वो बॉर्डर इंसर्जेंसी की वजह से जो है वो सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी, IMF की डील ना होने की वजह से, और ऊपर से जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 2.9 के करीब रह गए, तो ये तो हुकूमत की कमजोरी है जिसकी वजह से मईशत कमजोर हो गई और अब पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के। तीसरा फरमाइए कि ये सारे मामला और मैटर आपके सामने, सर मुझे ये बताइए सर, मैं छोड़ के जाके इलेक्शन लड़ ले। सर तालिबान एक तालिब इल्म के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये बताएं कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये जब 90 दिन के लिए आती है, क्या ये अब जब आप 8 अक्टूबर की तारीख देते हैं, क्या ये कानून के खिलाफ बात नहीं जाती? और ये बताइए कि इनकी मुद्दत जो है जो 90 दिन की, इसके बाद ये एक्सटेंड करेगी या नहीं जाएगी? 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, 30 अप्रैल का तारीख दे दिया, ये कानून के खिलाफ नहीं है। नहीं, वो तो सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सदर साहब से बात कर लें। अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाए, हुकूमत आ जाए, और उसको हम फिर क्या हटा देंगे कि नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट लाएंगे। हाशमी साहब, सदर साहब की कंसल्टेशन से बात हुई थी ना सर? ये मसला हल करना, सियासत करना मुंसिफों का काम नहीं है, ट्रक वालों का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है और हम इंशाल्लाह ये काम कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या सदर साहब से कंसल्टेशन का कहा नहीं गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सदर साहब से कंसल्टेशन करे और तारीख फाइनल कर दें? उन्होंने 2 डेट्स दी, उनमें से उन्होंने 30 को फाइनल कर। तारीख देने वाले वो होते कौन है? अच्छा, उनका रियासत का नुमाइंदा होता है, उसका काम सियासत करना नहीं होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बेंच को मुस्तरद कर दें, अब ये वही बेंच है, वो नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है सर, तो उनकी जब वो गए थे तो उनका भी फैसला उन्हीं जजेस ने किया था। अब ये रातों रात जो तब्दीली आई है सर, इससे पहले 184 नहीं किया था मेरे भाई, इन जजों ने नहीं कहा था, इन जजों ने तो कभी नवाज शरीफ, ये वो जजेस हैं जो निगरां जज थे, ये वो जजेस हैं जो हमें जेल में देखना चाहते हैं। इनको बोले कि जनाब ये अगर इतने ही इलेक्शन के शौक है तो मुंसिफ इस्तीफा दे और पार्लियामेंट चले जाए, किसी ने रोका थोड़ी है। तो चीफ जस्टिस साहब पर प्रेशर है। हाशमी साहब, एक तो इत्तफाक का केस बन गया। दूसरा केस मुझे ये बताइए कि 184 सेक्शन जो 3 है उसके ऊपर आपका क्या जवाब है सर? इससे पहले जो है कितने ही जजेस ने जो है वो सुमोटो एक्शन लिए, ये रातों रात तब्दीली क्यों सर? ओ भाई, मेरे भाई बात सुने, हम जमहूर की बड़ी बातें करते हैं सर, हम बड़ी बातें करते हैं जमहूर की, आवाम की, कंसल्टेशन की सर। इनके अपने इदारे में इनके ब्रदर मुंसिफ जो है वो इनसे मुतमईन नहीं है, उनको ये इज्जत नहीं देते। और ये कौन सा लिखा हुआ है कि यही दोनों जो शायद सुर्खी में रहेंगे और हर उस केस में ये 100 वोटों के यही दोनों होंगे, ये दोनों जो कराची से लेके गए थे 5वें नंबर से जी। इनको क्या शौक है? 5वें नंबर से थे, जो अपने ब्रदर जजों के
साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो आवाम के साथ करेगा। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब केपी के इलेक्शन ताकि ये बताओ, मैं अगर सीनियरिटी में नंबर 2 पे और 3 पे हूँ, मुझे माइनस करके 5वें वाले को ले जाए, मेरा दिल नहीं टूटेगा, मेरा राइट नहीं वो होगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं सर, बहुत सारे हलकों की तरफ से सर कहा जा रहा है कि आपका टारगेट जो है, और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब का और नून लीग का, कि एक तो इलेक्शन ना करवाया जाए और आपका टारगेट उमर अता बंदियाल साहब है, चीफ जस्टिस साहब। ये दुरुस्त बात है? ओ भाई, ऐसे हल्के फुल्के लोग हमारे टारगेट नहीं होते हैं। हमारा टारगेट है इस मुल्क के निजाम को ठीक करना। इस मुल्क से तमाम इस तरह के जो नासूर है, जो लोग पाकिस्तान में अपने इदारों में बैठ करके सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की बात कर रहा हूं सर। कल भी था, आज भी। हाशमी साहब, आपका मुश्तरका इजलास हुआ है और तमाम आपके जो कोलिजन पार्टनर्स हैं पीडीएम के अंदर, अच्छा, उनमें से जो है वो लतीफ कोसा साहब भी फरमाते हैं, एतजाज अहसन साहब भी फरमाते हैं, पीपल्स पार्टी के सारे नुमाइंदगान वो ये कहते हैं कि हमारा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है और हम इलेक्शन से पीछे हटना नहीं चाहते। इन दोनों लतीफ खोसा को और एतजाज अहसन को गवर्नर और स्पीकर और प्रेसिडेंट बना दे, इनका पीडीएम से ताल्लुक बन जाएगा। अच्छा, ये पीडीएम तो नहीं, ये पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिसकी माँ उसके अपनी जान का नजराना पेश किया, उसका नाना अपनी जान का नजराना पेश किया। अच्छा सर, जुडिशरी का तो मामला रहा, मुझे अब ये तो लड्डू खाते हैं हमेशा, मार खाने के लिए तो है ही नहीं ये लोग। ये मार खाने वाले नहीं है, लड्डू खाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने एतजाज अहसन साहब ने सर आप लोगों के फैसले और जो जुडिशियल मामलात के अंदर जो कुछ हो रहे हैं, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिए सर। उन्होंने कहा ये आईनी बहरान नहीं है, आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये एतजाज अहसन जैसे लोग करते हैं कि एक पार्टी में रह के मानी, ये तो ऐसे ही हुआ कि किसी के साथ आपका रिश्ता है और आप रिश्ता तोड़ करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे सादा बात बताएं सर। इस तरह की बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे बरादरी के सीनियर है, वकला है, प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता है कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करते थे। अच्छा सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक बहुत जीरक आदमी है, ये बताएं सर, अगर इनकी इज्जत अफजाई करवाना चाहते हैं तो मैं कर दूंगा। जी वो आपने कर दिया सर। आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इन दोनों की इज्जत अफजाई करवाना चाहते हैं। लेकिन वो तो सर वो एक सीनियरिटी के तहत पे वो देखते आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आज तक जो है वो कभी भी अदालत के साथ इस तरह नहीं किया गया, रातों रात मामलात नहीं हुए, 12 बजे कभी कोर्ट नहीं खुलते थे और ये मामलात इस तरह नहीं हुआ करते थे। वो होता है जहाँ पे इंसाफ नजर आए। सर, नजरिया जरूरत की बात की जा रही है और जिस तरह से कह रहे हैं कि बजट नहीं है और इस तरह की बातें भी सामने आई है, तो पीटीआई के कुछ वुज़रा की जानिब से ये उठाया गया कि लैपटॉप स्कीम में 10 अरब जो उसमें भी इन्वेस्ट किए गए, एमएनएस को भी दिए गए 82 अरब, और इस्लामाबाद में स्कीम शुरू की जा रही है 35 अरब की, और साथ में कहा जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है इलेक्शन करवाने के हवाले से। तो नजरिया जरूरत को आप किस तरह से देखते हैं? शेख रशीद साहब ने तो कहा है कि नजरिया जरूरत जलील और रुस्वा होगा, आपकी क्या राय है? ओए मैडम जिंदाबाद, आपने इतने अच्छे सवाल किए हैं। अगर हमने दिए 35 अरब तो इस्लामाबाद के गरीब लोगों के लिए दिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, उसके तालिब इल्म के लिए दिए, उसके स्कूल के लिए दिए, उसके अस्पताल के लिए दिए, उसके सड़कों के लिए दिए, उसके पार्क के लिए दिए। हमने अमेरिका में 7 समुंदर पार पीटीआई की तरह अपने जो लॉबिंग फर्म को नहीं दिए हैं। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तानी सरमाया बाहर भेजते हैं, लॉबिंग फर्म को देते हैं। हम वो लोग नहीं है जिन्होंने मलक रियाज से ले लिया 500 कनाल जमीन अलकादर ट्रस्ट के नाम पे, हीरे ले लिए 5 करात के और 3 करात के, और पाकिस्तान को जो पैसा आया था बरतानिया से। सर, कहा यह भी जाता है कि ये मुफादे, ये जो आपने इस्लाहात की है, निहाल हाशमी साहब सुन लेना, ये जो इस्लाहात आप लोगों ने की है, जजेस इस्लाहात ले लें, ओवरसीज वोटिंग का ले लें, या उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का देख लें, नैब इस्लाहात या ECL से नाम निकालना, कहा जाता है कि ये मुफादे आमा के काम है, लेकिन आपकी ओपोजिशन ये कहती है कि इसमें अपनी हुकूमत की बदनीयती है। हुकूमत क्या, हमारे जो अपोजिशन है वो क्या हमें कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर तो अपोजिशन नहीं रहेगी, फिर तो बेचारा फना फिल्ला हो जाएंगे। उनका काम ही हमारी मुखालफत करना, अच्छे तरीके से भी नहीं कर रहे वो हमारी मुखालफत। उनको चाहिए हमारी मुखालफत अच्छे तरीके से। हाशमी साहब, आखिरी और इत्मीनान से एक सवाल कर लूं, इजाजत अंदर से टेबल आके मरात मांगते रहते हैं ये सारे अपोजिशन वाले हमसे, मगर हम इनको धुतकार के भगा देते हैं। अच्छा हाशमी साहब, इत्मीनान के साथ आखिरी सवाल कर लूं। पूछिए आखिरी। अच्छा, आखिरी सवाल सर ये है कि आपकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी कहा जा रहा है, उनके ऊपर जी आउटसोर्सिंग की जा रही है, उसके बारे में भी केस नहीं सुने जा रहे, पूरी गवर्नेंस तबाह हाल हो चुकी है। नून लीग ने जो डिसीजन लिया 3.5 साल बाद इमरान खान साहब का वही हाल हो जाना था जो आपकी मईशत, जो आपके दौर में मईशत का हुआ है।
तो आपने वो टेकअप क्यों किया? मैं ओवरसीज में देख कर आया हूं सर, आपने एक ओवरसीज के राइट्स के ऊपर कोई बात नहीं की, उनको इलेक्शन के धारे में नहीं लेके आना चाहते। और दूसरी ये है कि हर हलके के अंदर नून लीग के जहां पे मजबूत धड़े थे, अब वो सब के सब आपसे जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतनफर हो चुके हैं। ये क्या वजूहात बनी? आपको नहीं लगता कि आप लोगों से कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है सियासी तौर पर? मेरे भाई, आपके सारे सवालात और जवाबात बहुत अच्छे हैं। पहला सवाल आपने जो कहा ना, एयरपोर्ट्स को हम वो देना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये आपको याद होगा कि आप जब रोडों पे चलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे चलते हैं, पूरी दुनिया में BOT लिखा होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड वो टैक्स हो जाता है, बिल्ड ऑपरेट BOT होता है जी। तो हमारे अगर एयरपोर्ट्स को या कोई भी ऐसी चीज को आप दे देते हैं किसी को बेहतर तौर पे मैनेज करने के लिए, आपको पता है हमारे यहाँ जो लीकेजेस हैं सरकारी इदारों में, जो करप्ट लोग बैठे हुए हर दौर में आ जाते हैं, उसको अगर सही तौर पे ऑपरेट हो और एयरपोर्ट को सही मेंटेन किया जाए तो हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आउटसोर्सिंग की आप बात करें, अच्छा ठीक हो गया। अब आप दूसरी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी जान है भाईजान, बहुत अच्छे लोग हैं, बहका दिए गए कुछ दिनों के लिए। हमने उनके लिए एक प्रपोजल दिया है कि देखिए ओवरसीज का कोई नुमाइंदा मेरे मोहल्ले का, आपके मोहल्ले का मुझे नहीं मालूम है कि क्या इशू है, और मैं लंदन से बैठ के इलेक्शन लड़ूं और उस मोहल्ले को जाने और फिर बैठ करके इलेक्शन लड़ के जीत के फिर लंदन वापस जाऊं। तो हमने कहा है कि ओवरसीज जहां जहां है इनको 5-6 ऐसे जोन में हम तकसीम कर दें, एशिया में, एशिया पैसिफिक में, साउथ ईस्ट एशिया में, यूके में, सेंट्रल अमेरिका में, इस तरह से हम तकसीम कर दें और उनकी नुमाइंदगी हमारे पास आ जाए। तो ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है। और हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ लोगों में काफी बददिली और मायूसी है। सर ये मैं आपको रीसेंट अपने विजिट के ऊपर बता रहा हूँ, मैं सर रीसेंट विजिट के ऊपर था तो वहाँ पे न्यू जर्सी से लेके न्यूयॉर्क से लेके पूरी अमेरिका के अंदर जो आपके मजबूत धड़े थे सर, वो बहुत बुरी तरीके से मुतनफर हो गए। ये आप इस चीज को टेकअप कर रहे हैं आपकी पार्टी की नहीं कर रही? और दूसरा ये कि वो ये बात भी कि अगला बयानिया जो है वो सिर्फ फौज मुखालिफ होगा और अदलिया मुखालिफ होगा, जैसे मरियम बीबी जो है वो उनकी तस्वीरें भी लगा रही। फौज मुखालिफ जाने की जरूरत नहीं है। जो फौज अवाम की खिदमत करती है वो हमारी फौज है। जो फौज अवाम की खिदमत नहीं करती, अपनी जेब की खिदमत करती है, वो हमारी नहीं है। जो जजेस अवाम की और इंसाफ करते हैं वो अच्छे जजेस हैं, वही मुंसिफ है और उनके लिए हमारे सर झुकते हैं। और जो लोग साजिश करते हैं उनको मैं जज ही नहीं मानता हूँ। और जिस तरीके से सर तस्वीरें लगा रही हैं मरियम बीबी, ये बयानिया आपको लगता है अवाम में मकबूल होगा? करप्ट के लिए बात करेंगे हम, अच्छे लोगों के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। हम उनके लिए सरापा जो है ना मोहब्बत ही मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग हाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय का इजहार कर रहे थे जो मौजूदा सियासी और आईनी बहरान चल रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। मुजम्मल असलम माहिर मुआशियात ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम कहेंगे आपको। जी थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो IMF मुआहिदा जो है वो फिर डिले हो गया। महंगाई की बात करें तो 35.37% पर पहुंच चुकी है। डीजल लेवी पर, मिट्टी का तेल और डीजल दोनों पर लेवी बढ़ा दी गई है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई, हमारे यहाँ जो आवाम को रिलीफ नहीं मिला। क्या कहेंगे? साक्टर साहब फरमाते हैं कि हमें IMF के बगैर रहना सीखना होगा, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने बयान दिया था कि दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग में पेशरफ्त हो रही है। मतलब वो कह रही है कि IMF से डील हो जाएगी, साथ में साक्टर साहब कहते हैं कि IMF मुआहिदे के बगैर रहना सीखना होगा। कुछ समझ नहीं आ रही। और मईशत के हवाले से हालात आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए इस वक्त तो पूरी कौम को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान जो है अपने माशी 75 साल के माशी बदतरीन बुरान के ऊपर खड़ा हुआ है। आपने खुद बता दिया 35.7% महंगाई, जिसमें खाने पीने की अशिया जो है तकरीबन 50% महंगी हुई है सर। और जो टेक्स्ट बुक्स बच्चों की जो है वो 75% महंगी हुई है, स्टेशनरी 67%। अब सोचिए जिस मुल्क की किताबें 75% महंगी हो जाए तो माँ बाप अपने बच्चों, और 50% खाने पीने की अशिया महंगी हो जाए तो माँ बाप अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे या पढ़ाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 पे तनख्वाहें कितनी बढ़ी। आज ही जो इदारे शुमारियात आया है उसमें 18% जो है तनख्वाहें बढ़ी है कंस्ट्रक्शन लेबर की और ये जो घरों के मुलाजमीन की। जब 18% महंगाई हो और 18% आमदनी बढ़ी हो और 50% महंगाई बढ़ जाए और फिर जो है इस तरह किताबें और ये जो है 75% बढ़ जाए
तो उससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मुल्क कितने बड़े माशी बुरान से गुजर है। और उसको आप मजीद वेरीफाई कर सकती हैं। जो आजकल ये जो आटा बटने पे जो अवाम जिस तरीके से लोग मर रहे हैं सर, मर रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, इससे अंदाजा लगा लें कि उनके घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं। अच्छा मुजम्मिल हसन साहब, एक मुझे फरमाइएगा कि एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आप जरा इसकी तशरीह कर देंगे अवामी तौर पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने रिपोर्ट दी है सर मार्च की कि CPI इन्फ्लेशन जनरल जो है वो तकरीबन 35.4 पर आ गई। CPI इन्फ्लेशन अर्बन जो है ये 33% पर आ गई। इन्फ्लेशन रूरल जो है वो CPI के मुताबिक 38.9 पर चली गई। SPI इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 40.4 पर चली गई और VPI इन्फ्लेशन जो है वो 37.5 पर चली गई। इसके बाद सर ये जब सूरत हाल देखते हैं तो कल जो इसहाक डार साहब आए थे जिस पर उन्होंने कहा कि डीजल और इन सब चीज़ों की प्राइस में बढ़ा नहीं रहा जबकि हमें प्रेशर है कि हम ये करें, तो ये हीरो बनने के लिए कल क्यों तशरीफ लाए और ये सारा CPI इंडेक्स और रिपोर्ट वो पढ़कर नहीं आए थे? इसके बाद तो शर्मिंदगी के साथ उनको टीवी पे तो बड़ी दूर की बात है, मेरे ख्याल में मुल्क में ही नहीं होना चाहिए। ये किस लिए आए थे सर? देखिए वो जो है ना एक अभी भी 1990 में रहते हैं, वो कल भी असेंबली में तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे कि आप जो है ना अभी की बात नहीं करें, 2017, 2013 की बात करें। तो भाई हम 1998 भी इनको याद कराएंगे, 2018 जो ये छोड़ के गए वो भी याद कराएंगे और 2022-23 भी याद कराएंगे। ठीक हो गया। वो एक झूठे तरीन शख्स हैं, डाटा पर्जिंग के माहिर हैं। अभी उन्होंने 1 महीने में 2 कारनामे अंजाम दिए। पहले तो IMF से इल्जाम लगा दिया कि जी वो हमें इसलिए प्रोग्राम नहीं मिल रहा कि वो न्यूक्लियर असासे और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक मैं आपसे जो है रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ, ये जो एयरक्राफ्ट ओनर एंड ऑपरेटर एसोसिएशन ने बात की है, AOA ने, कि इन्होंने आलमी असासे जो 3 एयरपोर्ट हैं इनको जो है उनकी फैसले की मजम्मत की है कि इसको आउटसोर्स ना किए जाएं। दूसरी बात सर, ये एसोसिएशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक आया है कि हवाई अड्डे जैसे असासे किसी तीसरे मुल्क कतर को नहीं देता जो अपने हवाई अड्डे भी नहीं चलाता और इसे सिंगापुर की एक कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया। सर इसमें यह कहा गया कि तकरीबन 90 अरब रुपए कमाए जबकि अगले 30 वर्षों में हवाई अड्डे ने 2700 अरब रुपए से ज्यादा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने सिर्फ 850 अरब रुपए में आउटसोर्स कर रहे हैं। ये बात खबर दुरुस्त है? फरमाइएगा। नहीं देखिए, ये काफी अर्से से चल रहा था कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट आलमी मियार के मुताबिक नहीं है। जो दुनिया में फैसिलिटीज हैं, तेजी से इमिग्रेशन कराना, सामान क्लियर कराना, फिर अंदर एयरपोर्ट की सहूलियात देना, उसको डेवलप करना, ये सिविल एविएशन और ये लोग जो है इसको बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं 18वीं सदी के हिसाब से चला रहे थे। तो एक चीज ये है कि अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसके बेंचमार्क्स क्या है, नंबर 1, और उसको कितना आप मॉडर्न कर रहे हैं। अगर वो अच्छी चीज हो रही है तो कोई इसमें बुराई नहीं मैं समझता। ठीक है। और उससे फिर कितनी आमदनी हमें देंगे। और दूसरी बात, लेकिन अगर सर अगर प्रेडिक्टेड है और अगर कैलकुलेटेड फोरकास्टिंग थी कि ये 2700 अरब रुपए से ज्यादा पैदा करने की सलाहियत रखती है, फिर 850 क्यों सर? देखें अगर प्रेडिक्टेड की बात ये नहीं ना, अभी तक तो जो चला रहे उन्हीं के हाथ में था ना। अब तक उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? एग्जैक्टली। और अगर वो अब आगे की प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं और आज तक का कोई कारनामा नहीं है तो वो प्रेडिक्शन दिखा के सिर्फ अपनी दुकानदारी बचाने के चक्कर में। ठीक हो गया। तो मतलब वो कोई मतलब या तो बहुत कारनामे दिखा रहे हो और उनसे छीन के किसी और को दिया जा रहा हो। तो अच्छा सर, अब अवामी तौर पे बताइए कि 35 अरब रुपए पिछले दिनों इन्होंने तकसीम कर दिए मुख्तलिफ चीजों में, लैपटॉप में, फलां में, इधर उधर। तो ये जो ये मामला किया है, इनको कोर इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र बुरी तरीके से हो गई, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कैप इन्होंने बेहतर नहीं की, LCs इनकी नहीं खुल रही, ये सारे मामले जब नहीं खुल रहे और उसके बाद ये जो मईशत को जो सबसे बड़ा हथियार बनाकर इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इसमें ये कैसे खरा उतरेंगे? और 35 अरब उधर खर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं इलेक्शन के पैसे नहीं है। फरमाएं। देखिए इस वक्त जो मुल्क है ना एज अ फेडरेटिंग यूनिट चल ही नहीं रहा मेरे हिसाब से। इस वक्त जो मुल्क जो है ना इन्होंने बांटा हुआ आपस में। एक तरफ एक सिंध की जमात को दे दिया कि आप जाने आपका काम जाने जो सिंध में करना है, हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। एक तरफ वो खेती में दे दिया उनको कि जो आपने करना है आप करें, ठीक है ना। वफाक वाले जो है वो कहते हैं कि हमने आपको उधर इजाजत दी हुई, आप हमें इधर जो कर रहे हैं। तो जब तक पूरे मुल्क में हारमोनी नहीं होगी और तो जो है मुल्क में पॉलिसी नहीं, एक अगर सूबे में लीकेज होगा, कहीं आटा महंगा करेगा, कुछ करेगा, दूसरे सूबा खुद ब खुद अफेक्ट करेगा।
अच्छा सर, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो मलिक बोस्तान साहब ने कहा है कि हम हुकूमत को अगले 2 साल के लिए महाना $1 अरब दे सकते हैं, हमें IMF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किस तरह से होगा? उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी है कि हमें फ्री हैंड देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी फॉरेन फॉरेक्स में पैसा ज़ाया ना किया जाए और $15,000 तक सार्फिन जो हैं उनसे शनाख्ती कार्ड ना मांगने की भी इजाज़त जो है उन्होंने ये भी कहा। और फिर उन्होंने कहा कि माल के बदले माल की तजारत जो है अफगानिस्तान और ईरान से। ये किस तरह से वो कह रहे हैं कि अब IMF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इतना वो सरमाया देंगे? देखिए, पहले तो हमें जो है ना मलिक बोस्तान साहब से ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये अरबों डॉलर उनके पास आए किधर से, या उनके जानने वाले में आए कहाँ से। अगर ये अरबों डॉलर सिस्टम से निकाल के ले गए थे और अब उसी की वापसी के लिए जो रास्ता मांग रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पता करना है ना, क्योंकि इस वक्त जितना मुल्क को नुकसान हमारी जो ये डॉलर की कदर गिरने से हुआ है और जो हुकूमत को भी जो आज खजाना खाली है, तो ये तो एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ा अलमिया है कि ये किस तरीके से इतने अरबों डॉलर इनके पास आ गए और ये जो है कह रहे हैं कि हर महीने $1 अरब देंगे आपको, वो कहाँ से आएंगे? अच्छा सर, वेज रेट पे मुझे बताइएगा कि 40 यानी 45,000 रुपए बिलो द पॉवर्टी लाइन आ गया। अब वेज रेट कैसे तय होगा एक, और इसके साथ जो है तकरीबन 55 प्रोडक्ट्स जो हैं जो कमोडिटी की हैं वो सारी की सारी उनके कोर इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस तो इतनी आसमान पे कर दी, यानी मुर्गी, दालें, सब्जियां, चावल सब कुछ शदीद महंगा कर दिया, यानी 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये सारा मामलात करके दो डार साहब जो साबित करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं? यानी पेट्रोल की प्राइस को और डीजल को कह रहे हैं कि हम वहीं पे रखेंगे, हमने नहीं बढ़ाई, और 55 प्रोडक्ट को नीचे से बढ़ा रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, डीजल और पेट्रोल की कीमत तो इन्होंने जितनी बढ़ाई है उसी के तो नतीजा है। बाकी ये सारी चीजें जिनकी आप बात करें कीमतें बढ़ने का 55% इस महीने जो है ना ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन हुई है। Exactly. अगर यानी कि ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन 55% हुई है तो जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होकर बाजार आएगा उसके किराए बढ़ गए ना जी। तो ये डीजल और पेट्रोल तो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि महंगाई का वो था, ईंधन था। और जो दूसरी बात ये कि आलमी मार्केट में $70 से नीचे आ गया। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था कि आलमी मार्केट में सर तेल की कीमतें तो कम हो गई हैं, इन्होंने हम पर क्या एहसान किया? जी, जब ये $70 था तो पीटीआई 105-110 रुपए का पेट्रोल देती थी। अच्छा, मैं आपसे सर एक आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आप क्योंकि हुकूमत में भी रहे हैं, आप देखते भी रहे हैं, और उसमें ये बताइए, अब एक दफा तो रमजान बाजार भी नहीं लगे, दूसरा ये बताइए कि ये आड़तियों को कौन कंट्रोल करता है, और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो तय करता है, ये 8 गुना प्राइस कैसे बढ़ गई है फ्रूट की मंडियों के ऊपर? ये यानी मंडियों के ऊपर भी अब कार्टेल बनाना शुरू करती हैं और ये रेट तय करना शुरू करती हैं। आवाम खाएगी क्या सर? ये क्या हो क्या रहा है और ये किस तरह मैनेज करना है? जनाब, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रोकन हो चुकी है। वो डीसी, कमिश्नर, ये वो जो है एक मखसूस आदमी को रिपोर्ट करते हैं, वो उनको कहते हैं इतने पैसे तुमने मुझे जमा करके देने, वो इन आरतीयों से लेते हैं, फिर उन आरती कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम आपको पैसे देंगे, फिर इधर मुड़ के नहीं आना, हम जिस तरह काम करें हमें करने दो। तो ये पूरा का पूरा निजाम जिसे कहते हैं ना, इन्होंने बिठा दिया इस शक्ल में। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात मुजम्मल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको शो। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर आप एक अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी इस तरह से देखा है आईनी बहरान जो अभी शुरू हुआ है और सो मोटो को इस टाइम पर चैलेंज करना, जब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही हैं? और अता तारड़ साहब के इस बयान को किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब कॉन्फिडेंस खो चुके हैं मेजोरिटी ऑफ जजेस का? देखिए, जो अपना अता तारड़ साहब हैं या वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ जी, उनका बयान क्या है उसका तो मैंने वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जी, वो चीफ जस्टिस और अदर जजेस पर मुश्तमिल है। जी, तो वो उनका एक पॉलिटिकल बात को तो हो सकती है, लेकिन ये कोई वज़ात उज़्मा का तो होता नहीं है कि जिसमें एतमाद खो दे तो चीफ जस्टिस हट जाएगा। उसके अपने सर्टन तरीके कार हैं। बहरहाल वो एक सियासी बात है, उसका क्या जवाब दिया जाए। अच्छा सिद्दीकी साहब फरमाइएगा कि मैं 2-3 चीज़ें आपसे, क्योंकि आपका एक पूरा ज़माना गुजरा है इसके कोर्ट हेयरिंग के ऊपर, ये फरमाइए कि मैं 2 चीज़ों को आपसे समझना चाहता हूँ बड़े आराम के साथ। वो ये कि एक है इल्तवा का मामला,
दूसरा है इलेक्शन कमीशन का मामला, यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने का मामला, जो 30 अप्रैल को होने थे और फिर वो 8 अक्टूबर को कर दिए गए। और फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से बात आती है कि पीर का सूरज जो है वो रोशन नवीद लेकर आएगा। इधर से नवाज शरीफ साहब उसका बायकॉट करते हैं और फिर ये जो है वो 7 बेंचेस को और उधर ये कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब के सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है, जो फैसला हुआ ही नहीं। इन सारी चीजों को जोड़ते हुए मुझे ये 2 फैसले सर मतलब नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से मुझे समझाइए। नहीं देखिए, जिस फैसले को अमल दरामद करने की बात की जा रही है उसके ऊपर इख्तलाफ तो है, और ये कोई हम लोग नहीं कह रहे, ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान ये कह रहे हैं कि आज खुद नोटिस जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था और पिटीशन 4-3 के अक्सरियत से। ठीक, तो ये तो बात ठीक है। तो फिर अब जब एक ऑर्डर था ही नहीं तो फिर पीटीआई की उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करने की दरखास्त को टेकअप करना, ये फिर जाहिर है कि एक चीज मौजूद ही नहीं है तो उसको कैसे टेकअप किया जा सकता है, वो कि उसके अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के लीगल इश्यूज हैं। फिर तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को जिसको 2-3 की जजमेंट कहा जाता है जी, उसके अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन आप कर सकते हैं। ठीक है सर, 90 दिन के हवाले से। जी तो अब बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन अगर 10 दिन की हो सकती है तो फिर 20 दिन की क्यों नहीं हो सकती है, और अगर 20 दिन की हो सकती है तो फिर 6 माह की क्यों नहीं हो सकती है। अच्छा सर, वो कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि 90 दिन से एक दिन ऊपर भी ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, इस पर क्या मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुकर्ररा वक्त पर नहीं होती आईनी तौर के ऊपर, लेकिन फिर उसके अंदर आपका आइन का आर्टिकल 254 है, वो उसको कवर देता है कि मुकर्ररा मुद्दत में ना होने वाली बात जो है ना वो सर, ये आपने बड़ी खास बात की है कि ये जा सकती है। 254 का सहारा क्यों नहीं लिया गया, मुकम्मल तौर पर इन्होंने यही प्ले क्यों नहीं बांधी सर? आइन के ऊपर देखना है ना, हमने अगर सिर्फ हाथी की एक टांग पकड़ के कहना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जी, तो वो उससे बात नहीं बनेगी, पूरा हाथी देखना पड़ेगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये देखें, एक तो 224 हो गया कि जिसके तहत 90 दिन में इलेक्शन होना था, एक आ गया 224 यानी 254। अच्छा, 254 को बुनियाद बनाने के लिए जरूरी था कि ये साबित किया जाए कि एक तो माशी बहरान है और दूसरा जो है वो बॉर्डर इंसर्जेंसी है, यानी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती और इलेक्शन करने के मामले में हर्डल है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो सर बेंच बना है, अब इसके ऊपर जो है अब एक नया मामला शुरू हो गया। इस तरह लग रहा है कि जैसे उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है और ये रिफ्ट जो है वो सियासी जमात और उनके दरमियान में होगी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अदलिया तो जो है उसका एहतराम सब पे और हमको करना भी चाहिए, लेकिन जब वही अदलिया मखसूस सियासी जमात को रिलीफ देती रहेगी, यहाँ तक कि अगर सेंटर के अंदर उनकी हुकूमत चली गई थी अदम एतमाद के बायस, जो कि उसी सुप्रीम कोर्ट का था, फिर एक गलत आईनी तशरीह करके एक कायम सूबे की हुकूमत जो है उसको खत्म कर दिया जाए, तो उससे फिर जो है वो आप सिर्फ चीफ जस्टिस की बात नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इसी बात को अगर सर मुझे इजाजत दें, जो है अगर मुझे पाकिस्तान की सियासत को, हुकूमत को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये अदलिया को जो सियासत का चस्का है, मेरे ख्याल में इससे अलग, यानी ये जो बात ये कर रहे हैं कि ये जुडिशल कू लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी एक खास पूरी पीडीएम तो नहीं लेकिन नून लीग की तरफ से खास तौर पे कहा जा रहा है कि ये जुडिशल कू है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसको जुडिशियल कू तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि सिर्फ 3 जज साहिबान ही सुनेंगे। आखिर ऐसी क्या ममानियत है कि चीफ जस्टिस इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं यही 3 और यही मखसूस जज साहिबान सुनेंगे। चले, अगर एक लम्हे के लिए कोई अगर कानून के अंदर ऐसी चीज भी है, आपने मिनिमम डिविएशन का तो कह दिया, लेकिन क्या बेहतर ही हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज जो हैं वो इस काबिल नहीं है, क्या वो उनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं? भाई इसमें अच्छा, एक सवाल सर ये भी उठाया जा रहा है, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि है ना, उसने तो एक फैसला करना है और फैसला करने के लिए अगर 3 जज साहिबान, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम की किस्मतों का फैसला 3 जज साहिबान ने करना है, उससे बेहतर नहीं है कि 15-17 जो फुल कोर्ट है वो सारी मिलकर एक बात कर दे। अच्छा, ये बड़ी लॉजिकल बात है।
एक एक जो फैसला है उसको पूरी कौम की बैकिंग हासिल हो के पूरी कौम से कहे कि जनाब ये 17 जज साहबान ने फैसला कर दिया है, ये हमारी आला अदलिया है। तो इस बात से अगर एक क्राइसिस टल सकता है तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसी कौन सी चीज रोके हुए है कि वो कहते हैं कि नहीं हम 3 ही सुनेंगे। अच्छा, ये फुल कोर्ट की बात आपने बहुत ही शानदार की, मुझे लॉजिकल भी लगी है, लेकिन एक ये बताइए कि ये जो आर्टिकल 84 सबसेक्शन 3 जो था, जो सुमोटो का है, तो सर ये तारीख में आपने देखा होगा कि तमाम जजेस ने दबा के सुमोटो लिए हैं। पिछले जज साहब जो थे, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने साकिब निसार साहब, उन्होंने भी हदें खत्म कर दी थी सुमोटो लेने की। तो मुझे ये बताएं कि ये सुमोटो रातों रात फैसला क्यों, उससे पहले कभी क्यों नहीं उठाया गया? जैसे जब बार भी ये फैसला बार बार उठाती थी कि सुमोटो के बारे में सोचना चाहिए, फुल बेंच बनना चाहिए या जजेस ज्यादा होने चाहिए, तो ये पहले इख्तियार उनको आइन देता है 84 सबसेक्शन 3 का, आप खत्म करने की बात क्यों की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप की ये अंडरस्टैंडिंग है कि 184 को खत्म किया जा रहा है तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। ठीक है, 184(3) को तो सिर्फ एक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए खत्म कर सकते हैं ना, कि एक आइन की शिक को आप खत्म कर दें, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जी, जिनकी बुनियाद के ऊपर बेंचेस की जो है वो तश्कील होती है, मुकदमात की फिक्सेशन के फैसले होते हैं। अब तो वो भी नहीं रही है, अब तो सिर्फ वन पार्टी या वन मैन शो है कि चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन है, वो किसको बेंच में डालेगा, किसको बेंच से निकाल देगा, क्या होगा, क्या कौन सा मुकदमा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सी हुकूमत को यरगमाल बनाएगा, कौन सी को नहीं बनाएगा, कौन सा सिस्टम जो है ना उसको उठा के यरगमाल। तो ये बात ये है कि ये इख्तियार है, जैसे कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट का जो इख्तियार था, जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था जी, उसको कहा कि ये कैबिनेट थ्रू प्राइम मिनिस्टर होगी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की, कि कैबिनेट और वज़ीर आज़म मिलकर फैसला करेंगे। ठीक है, तो जहां पे इस असूल को देख लीजिए कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो उस इख्तियार को चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 जज साहिबान के, अब देखें क्या हर बेंच जो है वो एक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 जज साहिबान नहीं बैठे होते? तो क्या उसमें जो है अदालत या अदलिया का इख्तियार कम हो जाता है? नहीं होता ना। इस कानून से तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मैटर नहीं करती, तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मैटर नहीं करती इसमें। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लातादाद जजमेंट्स हैं इस हवाले से। अच्छा सर, यहाँ ये बताइए कि अब फैसला आएगा, अगर पीर को 3 रुकनी बेंच का फैसला आता है, जिसके ऊपर उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि रोशन दिन आएगा और सब लोग देखेंगे और खुशखबरी सुनेंगे, और खुशखबरी ऑफ कोर्स वो इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और वो हक इमरान खान साहब के हक में आएगी। अच्छा, अब ये बताइए कि सर ये जो हुकूमत फिर इसका इनकार करेगी या इसका जो है वो हुक्म मानेगी? देखिए, बात ये है कि हुकूमत जो है अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगी। अच्छा, और अगर वो देखती है कि एक ऐसा फैसला है जो काबिल अमल नहीं है, तो वो काबिल अमल नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नवाज शरीफ साहब ने आज वो इत्तेहादी जमातों के साथ बात करते हुए कहा कि हमें बायकॉट कर देना चाहिए इस फैसले का जो अभी आना है पीर को। देखें, बात ये है कि बेरस मिनिमम डिविएशन का लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने जो पिछला फैसला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आइन की खिलाफ वर्जी है वो 1 दिन की भी उतनी है, चोरी की भी सजा उतनी है, और 1 रुपए की चोरी भी और 100 रुपए की चोरी भी, और इसी तरह से जो है वो 1 दिन की खिलाफ वर्जी भी और 10 दिन की खिलाफ वर्जी भी, वो उसको तो आपने इंडेमनिटी दे दी। अच्छा, अपने फैसले अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक हुकूमत मुआशी मसाइल के हवाले से, और फिर ये देखें मसला ये है कि इन 2 सूबों के अंदर 180-90 से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी। एग्जैक्टली, उन नशिस्तों पर जब 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा होगा, तो फिर उस वक्त 2 मुस्तकिल हुकूमतें होंगी, और इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि वो मुनसिफाना आजाद इंतखाबात दयानतदाराना तरीके से करवाएगा। अब वो नहीं देखता कि किस तरह से 2 मुस्तकिल हुकूमतों के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात गैर जानिबदाराना और आजादाना नहीं हो सकते। सर एक और भी बात बताइए, नून लीग की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की। देखिए, अभी मुझे और आपको तो नहीं पता
हाँ कुछ अंदाजे जरूर हो सकते हैं, कुछ गलत सर्वेज हो सकते हैं। नहीं सर, आपको और मुझे नहीं पता, वैसे तो पीर का दिन का तो पता है कि हाँ कि किसकी हुकूमत बनेगी। क्या मुस्लिम लीग ढूंढ की हुकूमत नहीं बन सकती, या तीसरी चौथी हुकूमत नहीं बन सकती? अच्छा, एक और सर वाज़ेह बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों फिर जो एक सियासी कड़मासी जो है वो आप समझते हैं कि बस ये मुस्तकिल जी फिर एक दफा नहीं होगा, ये फिर हर मर्तबा ये तरीकाकार बन जाया करेगा कि 4 महीने पहले मुतल्लिका सूबे की हुकूमत तोड़ो, वहां पे इलेक्शन कराओ, और फिर इससे पहले कि जब वहां पे कौमी असम्बली का इंतखाब हो, आपकी एक मुस्तकिल हुकूमत हो। तो ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, पहले एक माशी बहरान आया था, फिर आईनी बहरान आया, अब अदालती बहरान आ गया। अब मुझे ये बताएं, जजेस में तकसीम सामने आ चुकी है, ये जजेस को तकसीम किया गया है, ये बात किस तरफ पहुंचेगी और आपको रिजल्ट क्या लग रहा है? कौन सा आइन दुरुस्त है, कौन सही जा रहा है? उमर अता बंदियाल साहब का फैसला कुछ आने वाला है, इधर से जो है जस्टिस फाइज ईसा साहब का सुमोटो के ऊपर बात आ रही है। अब यानी रिजल्ट किस तरफ जाएंगे और क्या मामला बनेंगे? देखिए, मैं आपको बड़ी उससे बात बताऊं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस मौजूदा उमर अता बंदियाल साहब ने अदालत को चलाया, रेगुलेट किया, और जिस तरह से इन सारी चीजों को चलाया गया, इस हवाले से अदलिया के अपने अंदर बहुत अरसे से आवाजें उठ रही थी और उनको बताया जा रहा था कि आप ऐसा ना करें। खतूत लिखे जा रहे थे, जाती मुलाकातों में बताया जा रहा था, लेकिन कुछ एक जो हम ख्याल ग्रुप जो है जी, वो उनकी ही सिफारिश, उनकी ही एडवाइस के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से इनके अंदर डिवाइड है, पीडीएम के अंदर से भी दो आवाजें आ रही हैं ना, फैसलों ने फिर बहुत ज्यादा जो है वो मामला को बिगाड़ दिया जी। अच्छा, वो एक सर वो एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि इसके बाद से जो है ना, मेरा कानून के ऊपर इतबार खत्म हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जस्टिस लतीफ खोसा साहब भी इसी तरह की सिमिलर बात फरमा रहे हैं। तो सर, पीपल्स पार्टी जो पीडीएम के अंदर जो है वो कहते हैं हम साथ तो हैं लेकिन इनके साथ नहीं है। मुझे ये भी समझाइए कि ये किस साथ होंगे, और ये फैसला जब आएगा, जब ये पीर के दिन को फैसला आएगा, तो क्या पूरी पीडीएम मुतहद होगी और इस फैसले के का बायकॉट करेगी, या फिर उनमें भी डिवाइड आ जाएगी? देखिए, ये तो सियासी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो अदालत में भी वो कहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हाँ जी। अब अगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या फैसला करती हैं वो आपके सामने आ जाएगा। और फिर अगर देखें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो है वाइस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं कहा था कि इंतखाबात तब होंगे जब एक जगह बैठे हुए आपके सहूलतकार नहीं रहेंगे इमरान खान साहब। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर 8 अक्टूबर ही क्यों, 16 सितंबर या 16 अगस्त क्यों नहीं? यानी कि तो आप इस बात से आप देख सकते हैं सर, वन सेंटेंस 8 अक्टूबर को इलेक्शन नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता है कि 8 अक्टूबर को राइट सर, आपके हंसी ने सब कुछ कह दिया। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सीनियर तज्जियाकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।